हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। नर्वस सिस्टम तंत्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन आगे बढ़ते हैं और हम अब चालू करेंगे इसकी बेसिक यूनिट को। यदि आपको याद हो तो जब हम नर्वस सिस्टम की शुरुआत किया था तो हमने कहा था स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, या जिसे अपन कहते हैं तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तो उसे कहा जाता है न्यूरोलॉजी। ये जो है ये क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। इसीलिए इसका जो डॉक्टर होता है इसे कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट, या ज्यादातर बोलचाल में आपने सुना होगा कह देते हैं न्यूरो सर्जन, है ना। जो ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटी को, ब्रेन जैसे कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ट्यूमर हो गया, क्लॉटिंग हो गई, कोई डैमेज है ना, तो उन सबको जो सर्जरी करेगा वो कहलाता है न्यूरो सर्जन, या उसे अपन सही टर्म यदि यूज करें तो वो कहलाएगा न्यूरोलॉजिस्ट। अब बात आती है कि स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी क्यों कहला रहा है, तो उसके पीछे का कारण है कि हमारे नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में जो कोशिका पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन। ये जो कोशिकाएं हैं ये कहलाती हैं न्यूरॉन, इसलिए इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। जैसे किडनी में होता है ना कि किडनी की जो सेल है वो कौन सी सेल होती है? नेफ्रॉन, तो उसकी स्टडी को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। वैसे ही इसकी जो स्टडी है इसे क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है न्यूरोलॉजी। ठीक। अब यदि आपसे घुमा के पूछ लिया जाए तो घुमा के कैसे पूछेगा? तो ये आपसे कहेगा कि हमारे नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई क्या है, या हमसे कहेगा हमारे नर्वस सिस्टम की तंत्रिका तंत्र की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, तो उस कंडीशन में भी आपका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। जो जिससे बना है वो उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। जैसे किडनी में नेफ्रॉन है, यहां पर क्या होती है? न्यूरॉन। तो इन सभी कंडीशन में जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। ठीक। चलिए, अब जब अपन न्यूरॉन की इतनी बात कर रहे हैं तो अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन से। यहां पर अपन स्ट्रक्चर समझेंगे न्यूरॉन का, कि न्यूरॉन कैसे काम करता है, कैसे क्या इसकी कहानी है, इसको अपन समझते हैं। पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। इसका जो स्ट्रक्चर है ये तो किसी के लिए भी नया नहीं है, सभी बनाते आए। जो जो 10th पास करे हो सभी जानते हो आप कि भैया नर्वस सिस्टम बनाए बिना 10th तो नहीं निकलेगी, चाहे आप एमपी बोर्ड से पढ़े हो या आप सीबीएसई में पढ़ रहे हो। न्यूरॉन का डायग्राम तो सभी ने बनाया है। एक मिनट में चेक कर लूं कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं पूरा हिस्सा। हाँ, दिख रहा है। ठीक। याद आया? कुछ ऐसे कुछ बनाते थे न्यूरॉन्स, भूल तो नहीं गए? ठीक, हालांकि याद आ जाएगा अभी। मान लो यदि आपको कुछ भूला भूला लग भी रहा होगा ना, तो अभी जैसे ही अपन इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे सब याद आ जाएगा। मैं एक बार बना लूं, उसके बाद सोच रहा हूँ आप लोगों को नाम बताऊं, पहले बना लेता हूं। चलिए समझिए। यदि अपन बात करें तो हमारे पूरी जो न्यूरॉन है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। ये जो सबसे पहला वाला हिस्सा है इस हिस्से को कहते हैं सेल बॉडी। ठीक, सेल बॉडी कहलाता है, या इस हिस्से को कहा जाता है साइटोन। दोनों नाम चलते हैं। उसके बाद ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो धागे के समान संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फिर अपन कहते हैं एक्सोन। ठीक। यदि सेल बॉडी की बात की जाए
तो इसे कहते हैं कोशिकाएं। एक्सोन की यदि बात की जाए तो इसे अपन हिंदी में कहते हैं तंत्रिकाक्ष। और ये जो सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, ऐसे धागे के समान संरचनाएं निकलती हैं जो इंफॉर्मेशन को लेती हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है डेंड्राइट्स। आप इसको डेंड्राइट्स नाम ही याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम चल जाएगा। ठीक, बाकी हिंदी यदि आप जानना चाहें तो हिंदी में इसे कहते हैं दुम्राक्ष। ठीक है, हिंदी में ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाता है दुम्राक्ष। एक बार मैं हिंदी लिख दे रहा हूं, आप लोग पढ़ लेना। दुम्राक्ष, डेंड्राइट्स। इतनी हिंदी आती नहीं पर हाँ ठीक है, अब एक बार आइडिया रहे कि क्या कहते हैं। ठीक, ये जो सेल बॉडी है, यही वो हिस्सा है जहां पर इस सेल का क्या होता है, न्यूक्लियस। यहां पर इसका पाया जाता है केंद्रक। हर कोशिका की तरह इस कोशिका में भी क्या रहेगा, लिक्विड या द्रव रहेगा। कोशिका में जो लिक्विड या द्रव भरा है, सामान्यतः उसे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहते हैं। लेकिन यहां पर इसका जो नाम है, ये नाम है सोमा। साइटोप्लाज्म आप कह सकते हैं, कोशिका द्रव आप कह सकते हैं, लेकिन जो इसका असली नाम है, आपको याद रखना है, वो भाग कहलाता है सोमा। न्यूरॉन में पाया जाने वाला जो फ्लूइड है उसे कहते हैं सोमा। तो यहां पर कौन कौन से हिस्से हो गए, सबसे पहला 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो हिस्सा है वो हिस्सा है डेंड्राइट्स, दूसरा जो हिस्सा है सेल बॉडी या साइटोन, तीसरा हिस्सा कहलाता है एक्सोन। तो पहले अपन ने देख लिया कि भैया सेल बॉडी साइटोन में क्या क्या है, कैसे क्या स्ट्रक्चर है। यदि हम बात करें सेल बॉडी की, तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल या कण पाए जाते हैं। बहुत इसमें क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। पूरे साइटोप्लाज्म में पार्टिकल्स या कण पाए जाते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल। निसेल्स ग्रेन्यूल, निसेल्स ग्रेन्यूल, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखेंगे। नाम है इसलिए हिंदी इंग्लिश सब एक समान रहेगी। अब आप याद रखना, आपसे ऑब्जेक्टिव कैसा पूछेगा कि निसेल ग्रेन्यूल जैसा कोई सब्सटेंस या निसेल ग्रेन्यूल जैसा कोई जो भाग है वो कहां पर पाया जाता है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा ये न्यूरॉन में पाया जाता है। और यदि न्यूरॉन की डिटेल पूछ ले तो न्यूरॉन के किस हिस्से में होता है, साइटोन में होता है। साइटोन के सोमा के अंदर यहां पर ऐसे कण है, पार्टिकल्स है, ग्रेन्यूल्स है, जिन्हें कहा जाता है निसेल ग्रेन्यूल। ठीक, फिर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, एक्सोन। एक इस एक्सोन का जो सबसे पहला वाला हिस्सा है, इस हिस्से को अपन कहते हैं स्वान सेल। स्वान नाम आपने सुना होगा, साइंटिस्ट थे, अपन पढ़े थे, जिसे अपन कहते हैं स्वान कोशिका, या ये कहलाता है स्वान सेल। स्लाइडेन और स्वान वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी। याद करो, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी की डिस्कवरी की थी। सबसे पहले उन्होंने बताया था स्लाइडेन, स्वान, तो वही वाले स्वान। इनके बीच में जो हिस्सा है, ये जो बीच में हिस्सा नहीं, बिल्कुल जुड़े होते हैं, वो तो समझ में आया आपको, इसलिए मैं से दूर दूर ये जुड़े रहते हैं। तो जैसे मान लो कि ये जुड़े हुए, ये यहां से ये क्या हो गया, ये ऐसा जुड़ा हुआ है और ये यहां से ऐसे जुड़े हुए हैं। मान लो इसके स्ट्रक्चर को बनाए तो ये यहां से जुड़ा हुआ है, ये यहां से जुड़ा। तो जब ये जुड़ा हुआ होता है तो बीच का ये जो हिस्सा होता है, इसे कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। ये भी साइंटिस्ट का नाम है, ये कहलाते हैं रेनवियर नोड। ठीक, ये कहलाते हैं रेनवियर नोड।
और ये जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, इस लास्ट वाले हिस्से को अपन कहते हैं माइलिन शीथ। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाता है माइलिन शीथ। नाम याद होना बहुत जरूरी है। सीधे ऑब्जेक्टिव ये बनते हैं कि ये हिस्सा कहां पाया जाता है, ये नाम का हिस्सा कहां होता है, क्या होता है, तो सीधे सीधे आपको नाम याद होना चाहिए। जहां पर एक न्यूरॉन समाप्त होता है उस हिस्से को कहा जाता है, या तो उसे कहते हैं नर्व एंडिंग, या उसे कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, घबराना नहीं, मतलब एक है, काम एक है। या तो नर्व एंडिंग कहते हैं या एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है तंत्रिका पुच्छ। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारे न्यूरॉन का। एक बार और मैं आप लोगों को समझा देता हूं इसको, ताकि आपको दिक्कत ना आ जाए। ठीक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन जो है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, या आप कह सकते हैं अभी तक की ढूंढी गई जो सबसे लंबी कोशिका है, लॉन्गेस्ट सेल है, वो सेल होती है न्यूरॉन। ठीक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इस न्यूरॉन के 3 भाग हैं। सबसे पहला वाला जो भाग है वो कहलाता है सेल बॉडी या साइटोन। इस सेल बॉडी साइटोन में ही होता है न्यूक्लियस। इसमें साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव भरा हुआ है, जिसे यहाँ कोशिका द्रव न कह के इसे कहा जाता है सोमा। इस साइटोन वाले हिस्से में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के समान संरचनाएं निकली हुई हैं, जिन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। फिर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बहुत पतला सा, ये कहलाता है एक्सॉन, तंत्रिकाक्ष। इस एक्सॉन में होता है स्वान सेल, स्वान कोशिका। इनके बीच में जो भाग होता है वो कहलाता है नोड ऑफ रेनवियर, और ये जो हिस्सा है ये कहलाता है माइलिन शीथ। तो मान लो ये स्वान सेल है, ये माइलिन शीथ है, और इसके बीच का जो नोड वाला हिस्सा है उसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर नोड। जहां पर ये न्यूरॉन समाप्त होती है वो कहलाती है नर्व एंडिंग, या उसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ऐसा ये जो है ये कहलाती है हमारे शरीर में न्यूरॉन। ऐसी हमारे शरीर में लाखों करोड़ों अरबों खरबों न्यूरॉन है जिससे हमारा शरीर बना है। ठीक है, अब समझना न्यूरॉन काम कैसे करेगा। यदि हम बात करते हैं, ठीक, आप इसको थोड़ा सा इसमें 1-2 नाम मिटाने पड़ेंगे, तो यदि आप ले पढ़ रहे हैं इसको तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज कर लें, आपको नाम दिख जाएंगे। बाकी कुछ नाम मैं यहां पर मिटा रहा हूं ताकि समझा पाऊं मैं। ठीक, समझिए। यदि हम बात करें हमारी न्यूरॉन की, तो हमारे न्यूरॉन में हमेशा एक साइकिल या एक पंप चलता है, जिसे कहा जाता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप ये हमेशा काम करता है किसमें, हमारे न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स में सोडियम आयंस बाहर चले जाते हैं, पोटेशियम अंदर आ जाते हैं। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो वहां पर अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, तो वो बहुत डिटेल आपको नहीं जानना है। बस आप ये याद रखो कि न्यूरॉन में सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, जो बनाता है आयंस को, और इन आयंस की वजह से यहां पर जनरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। और आपको पता होगा या याद होगा कि हमारे शरीर में कोई भी इंफॉर्मेशन जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे बना, हमारे हर न्यूरॉन में चल रहा है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप आयन बना रहा है, और उस आयन की वजह से हर न्यूरॉन में क्या बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना। आप इसका एहसास कैसे कर सकते हैं, आप देखना जब आपको कभी कोहनी में चोट लगती है, एल्बो में, मान लो एकदम से झटका ऐसा लग जाए तो आपको करंट का एहसास होता है। ये जो एल्बो वाला हिस्सा है यहाँ पर कोई हड्डी नहीं है, ये हड्डी है ह्यूमरस है, यहाँ पर रेडियस अल्ना है, लेकिन इस हिस्से में कोई हड्डी नहीं है, लिगामेंट से ये जुड़ा हुआ है ना। इसको कोई ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से हड्डी नहीं है। तो क्या होता है, जब यहाँ गहर एकदम से झटके से चोट लगती है तो हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं, वो हमारी जो मसल्स होती हैं वो टकरा जाती हैं किससे, नर्व से,
और नर्व में क्या है, नर्व इंफॉर्मेशन को ले जा रही है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। वो इलेक्ट्रॉन उस मसल से या उस लिगामेंट से टकराते हैं तो जो करंट होता है उसका एहसास हमारी मसल्स और लिगामेंट करते हैं, इसलिए हमें झटका लगता है। देखा होगा ना, यहाँ पर जब अपन को कोहनी में लगती है तो अपन को करंट जैसा लगता है, तो वो इसी वजह से होता है। हमारे शरीर में सिग्नल हमेशा किस रूप में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के रूप में जाते हैं। ठीक, अब समझो, कोई भी जो सिग्नल होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे रिफ्लेक्स एक्शन करना हो, प्रतिवर्ती क्रिया करना हो या कोई भी काम करना, सबसे पहले जो हिस्सा किसी भी इंफॉर्मेशन को लेगा, सबसे पहले ग्रहण करेगा सिग्नल को, वो हिस्सा होता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, जैसे मान लो ये पिन लगी अपन को, जैसे पिन लगी अपन ने हाथ पीछे किया तो इस पिन लगने का सिग्नल जब से सबसे पहले न्यूरॉन के जिस भाग ने लिया था वो होता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इस सिग्नल को फिर एक्सॉन से होते हुए पहुंचा देगा आगे, और ये सिग्नल पहुंच जाता है कहां पर, एक्सॉन टर्मिनल में या नर्व एंडिंग में पहुंच जाता है। ठीक, सिग्नल। अब ऐसा तो है नहीं कि अपने शरीर में एक ही न्यूरॉन है, अपने शरीर में तो बहुत सारे न्यूरॉन हैं, हर न्यूरॉन आगे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिग्नल को ले जा रहे हैं। तो ये तो एक हुआ कि एक न्यूरॉन में सोडियम पोटेशियम पंप चला, आयंस बने और वहां पर क्या जनरेट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है डेंड्राइट से चालू हुए और बढ़ते हुए आगे पहुंच गए कहां पर, एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग पर एक तो है नहीं, है ना। अब ये सिग्नल आगे बढ़ जाएगा तो इसको समझते हैं। ठीक, चलिए उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। उसके लिए मैं पूरा का पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, बिल्कुल लास्ट वाले हिस्से को बना रहा हूं, वहां से आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक, सिंपल है, बहुत दिक्कत नहीं है, सरल है ये चीजें। अब यदि अपन बात करें तो यहां पर क्या होगा कि जैसे मान लो ये नर्व एंडिंग, ठीक, सामने से जो हिस्सा आया हो, जैसा आया हो, उसको मैं नहीं बना रहा। ये जो लास्ट में आया, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा हो गई इसकी नर्व एंडिंग। यहां पर पूरी न्यूरॉन है जैसा जो बोला था। ठीक, अब क्या होगा, इस यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आया, कोई इंफॉर्मेशन आई, इस इलेक्ट्रॉन को, इस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाना है, आगे तक बढ़ना है। तो क्या होगा, न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने के लिए एक हिस्सा पाया जाता है जिसे कहा जाता है, समझना, यहां तक सिग्नल आया, उसके बाद ये एक हिस्सा है जिससे कोई दूसरा न्यूरॉन जुड़ा है, यहां से फिर बहुत सारे कोई दूसरे न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं जिनमें ये इंफॉर्मेशन चले जाएगी। तो वह हिस्सा जो दो या दो से अधिक न्यूरॉन्स को जोड़ता है, उस हिस्से को कहा जाता है सिनेप्स। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है सिनेप्स, या इस हिस्से को हिंदी में कहा जाता है युग्मानुबंध। युग्मानुबंध आप भी जानते हैं, इतनी हिंदी नहीं आएगी लेकिन एक बार लिख लो, याद होना चाहिए। ठीक, तो ये जो है ये हिस्सा कहलाता है सिनेप्स। अब इस सिनेप्स वाले हिस्से से आगे और भी जो न्यूरॉन्स है वो जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो यहाँ एक न्यूरॉन जुड़ी है, ये ऐसे न्यूरॉन्स है, ये ऐसे न्यूरॉन्स है, ये आगे बढ़ गई, अब आगे ये न्यूरॉन्स के हिस्से हो गए। ये क्या था, डेंड्राइट था जो सिग्नल को ले रहा था। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर क्या जुड़े रहते हैं, न्यूरॉन्स जुड़े रहते हैं जो सिग्नल को आगे पहुंचाते रहते हैं, है ना। ये दूसरे न्यूरॉन जुड़ गए, फिर उसकी नर्व एंडिंग है, फिर वहां सिनेप्स है, ये हमेशा चलता रहेगा। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आया है, इस इलेक्ट्रॉन को अगले न्यूरॉन में पहुंचाना है। तो इलेक्ट्रॉन अगले न्यूरॉन में पहुंच सके उसके लिए बीच में एक लिक्विड या द्रव भरा होता है। इस सिनेप्स में जो लिक्विड भरा है इसे कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरॉन से संबंधित है इसलिए न्यूरो, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है इसलिए क्या हो गया, ट्रांसमीटर। इस न्यूरोट्रांसमीटर से होते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अगले न्यूरॉन में पहुंच जाएंगे। ठीक, बस आपका जो काम है यहां पर हो जाएगा समाप्त। लेकिन अब थोड़ा सा और समझेंगे, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इस
न्यूरोट्रांसमीटर में 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इसको बहुत अच्छे से याद रखना। न्यूरोट्रांसमीटर वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला जो हार्मोन है ये कहलाता है डोपामाइन। डोपामीन भी कह सकते हैं, बाकी थोड़ा सही टर्म होता है डोपामाइन। और दूसरा कहलाता है एसिटिल कोलीन। शायद इसको ना सुना हो, दूसरा कहलाता है एसिटिल कोलीन। ये आपको यहां पर ये टर्म रखने होंगे याद। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर वाले हिस्से में 2 हार्मोन्स होते हैं। एक का नाम है डोपामाइन, डोपामीन भी आप कह सकते हैं, बाकी डोपामाइन कहा जाता है, और दूसरा कहलाता है एसिटिल कोलीन। ठीक है, तो सिनेप्स क्या है? ठीक, सिनेप्स का मतलब समझ रहे हो ना? ये जैसे मान लो एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का सिग्नल जनरेट हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन बने, अब इसको इस दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल को पहुंचाना है, तो ये इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, बीच में कोई हिस्सा है जो इनको जोड़ने का काम कर रहा है, और बीच का वो हिस्सा जो जोड़ने का काम कर रहा है वो हिस्सा कहलाता है सिनेप्स। अब सिनेप्स जो है वो यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन को, इंफॉर्मेशन को यहां कैसे पहुंचाए, तो उसके बीच में एक लिक्विड है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बढ़ा देगा या आसानी से इलेक्ट्रॉन को दूसरे न्यूरॉन में जाना देगा। वो जो लिक्विड यहां पर भरा है, जो गुड कंडक्टर है, अच्छा चालक है, वो कहलाता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, और इस न्यूरोट्रांसमीटर में 2 हार्मोन होते हैं, एक का नाम है डोपामीन और दूसरा कहलाता है एसिटिल कोलीन। यहां तक मैं समझता हूं आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब जब बात निकली है तो थोड़ी सी अपन डोपामीन और एसिटिल कोलीन की बात कर लेते हैं। ठीक, बाकी जो ये न्यूरॉन, इसकी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। ठीक, थोड़ा सा ये एसिटिल कोलीन और डोपामीन को भी देख लेते हैं। ठीक, तो न्यूरॉन से रिलेटेड जो पॉइंट है, एसिटिल कोलीन को पढ़ लें, फिर उसको अपन रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 2 हार्मोन, पहला जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम है डोपामाइन। डोपामाइन। अब ये जो डोपामाइन है, एक पॉइंट इसका लिख दूं फिर मैं समझा रहा हूं। इस डोपामाइन को कहा जाता है हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस। मतलब बोले तो ये क्या कहलाता है, इसे कहा जाता है खुशियों का हार्मोन। खुशियों का हार्मोन। ठीक, चलिए समझेंगे क्या होता है। देखो, मान लो आप किसी प्रकार से, जैसे मान लो कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा पर्सनल सेटिस्फेक्शन दे रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लो एकदम से आपके मोबाइल में रील आ गई, वीडियो आ गई जिसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई का दिखा रहे थे, तो आप एकदम जोश में आ गए कि नहीं यार अब हमें भी पढ़ाई करना है। मान लो आप रील देख रहे थे, ऐसी कोई रील आ रही थी जिसमें जबरदस्त जिम का दिखा रहा था, वर्कआउट और ये सब, और आप मोटिवेट होकर कहे कि नहीं यार हम भी अब जिम चालू करेंगे। तो अपन वो जो वीडियो देख रहे हैं, जो मोटिवेट हो रहे हैं, जो बिल्कुल हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ यार ये करना है, तो उस समय जो हार्मोन निकल रहा है वो ये हार्मोन होता है डोपामीन, डोपामाइन। मान लो आपने कोई काम किया, बहुत अच्छे से वो काम हो गया, सब अच्छा हो गया, और आपको लग रहा है कि नहीं हमें ये काम हम जैसा करना चाहते थे हमने वैसा ही किया, और आप बहुत खुश है कि यार हमने इस काम को कर, आपको एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, एक आत्म संतुष्टि है, आपको लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, और आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, खुश हैं आप कि यार प्रफुल्लित, बिल्कुल मन जो होता है ना, खुश है कि यार हमने ये कर दिया भैया, ऐसे ही करना था और यही हुआ, भगवान की कृपा से सब अच्छा हो गया। तो वो जो आपको फील आ रहा है ना, जो आप जो सोच रहे हैं, जो खुश हो रहे हैं, उस समय जो हार्मोन निकला है वो हार्मोन होता है डोपामाइन। ठीक, डोपामाइन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है। ये जो होता है बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है,
खुश होना है ना, हमारे शरीर में हमारा मूड जैसे है कि मान लो मूड खराब है तो मूड अच्छा हो गया, फैसले सही ले पा रहे हैं, तो वैसे काफी कामों में ये डोपामाइन मदद करता है। अब डोपामाइन के साथ दिक्कत क्या होती है कि जब मान लो कोई व्यक्ति तनाव में है ना, या किसी प्रकार का कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई पैनिक कंडीशन आ गई है और आदमी जो है तनाव में आया और उस समय डोपामाइन जो है निकलना बंद हो जाता है। उस समय एक हार्मोन निकलता है, उसे कहते हैं एड्रेनलिन। वो अपन पढ़ेंगे जब ग्लैंड्स पढ़ेंगे, तो एड्रेनलिन हार्मोन निकलने लगता है और डोपामाइन निकलता नहीं है, तो आदमी क्या है, उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है। मान लो आपको किसी की बात बुरी लग गई, आपको किसी ने कुछ कहा, वो आपको बहुत गंदा लगा, या जिसको कहते हैं ना आपकी ईगो में लग गई, आपने उसको कह दिया कि नहीं यार ये गलत हो गया, मेरे को बहुत गलत बोला, आपको रोना आ गया या आपको वो बात बहुत हर्ट कर गई, ऐसी कोई भी कंडीशन होगी ना तो डोपामाइन नहीं निकलता, उस समय एड्रेनलिन काम करता है, डोपामाइन बंद हो जाता है। अब होता क्या है, मान लो आप किसी सोच विचार में बड़ा परेशान, समस्या है, और आपने सुना होगा लोग कहते हैं चल यार चाय तो पिए, देखते हैं क्या होगा, फिर देखा जाएगा। तो चाय पीने का मतलब क्या है, चाय पीना या किसी भी प्रकार का कोई नशा जिसके लिए आप एडिक्शन है ना, जो जिसके लिए आप एडिक्ट हैं, जैसे मान लो दिमाग खराब है, सिर दर्द दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है यार, क्या मजा नहीं आ रहा, चल तो चाय पी के आते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे ही अपन चाय पीते हैं तो अपने चाय पीने से क्या होगा, ये जो डोपामाइन है ये स्टिमुलेट हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, और डोपामाइन निकलता है और हमें फिर रिलैक्स होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आप लोग देखना, कुछ लोग तनाव में रहते हैं तो सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं तो मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं, तो वो इसीलिए होता है कि क्या होता है, ये सब जब एक्टिविटी करते हैं ना, बाहर से निकोटीन कैफीन, कोकीन, ये सब जब अंदर जाते हैं ना, तो ये हमारे डोपामाइन को बढ़ा देते हैं। डोपामाइन जो है तेजी से निकलता है, ज्यादा निकलता है, जिस वजह से आदमी को क्या लगता है, रिलैक्स लगता है। एक समय तक तो ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करने लगता है, बहुत ज्यादा धूम्रपान करने लगता है, तो डोपामाइन खुद से निकलना बंद हो जाता है। डोपामाइन खुद से कभी नहीं निकला, अब यदि डोपामाइन को निकालना है तो फिर से आपको उस नशे का उपयोग करना पड़ेगा, और उसी कंडीशन को कहते हैं अपन लत लग जाना। कहते हैं ना कि यार उसको शराब की लत है, उसको चाय की लत है, या कह देते हैं कि उसको सिगरेट की लत है, बीड़ी की लत है। तो लत लग जाने का मतलब ये होता है कि डोपामीन हार्मोन खुद से नहीं निकल रहा है, अब उस हार्मोन को निकालने के लिए हमें बाहर से कोई सप्लीमेंट्री लेना पड़ रहा है। जैसे वो सप्लीमेंट्री अंदर गई, डोपामाइन निकल गया, अपन रिलैक्स हो गए, अच्छा मूड हो गया, अच्छा लगने लगा, तो अपन को लगा कि चाय ने असर कर दिया। तो ये जो नशा वाली जो स्थिति होती है, लत लगती है, जो एडिक्ट हो जाते हैं हम किसी चीज के, उसके पीछे पूरा का पूरा जो काम है ये डोपामाइन का होता है। बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन से एक है ना डोपामाइन, जो है जैसे अपन अच्छा योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, खुश रहते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, सब आजू बाजू अपने पॉजिटिविटी ज्यादा ढूंढते हैं, तो डोपामाइन निकलता है, आपका मन अच्छा रहता है, तो वो जो पॉजिटिविटी अपन देखते हैं ना, वो अपने अंदर भी प्रभावी होती है। तो वो सिर्फ स्पिरिचुअल बातें नहीं है कहने के लिए कि आपने कह दिया, वो बातें साइंटिफिक भी हैं कि आपके अंदर वो चीजें असर करती हैं। जैसा आप आसपास का एटमॉस्फेयर रखोगे, डोपामाइन निकलेगा, मन रिलैक्स रहेगा, अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो अच्छे फैसले लेंगे, अच्छे काम करेंगे, सही समय पे सही फैसला ले पाएंगे, तो वो सब चीजें असर करती हैं, वो ऐसे साइंटिफिक जुड़ी हुई हैं। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है ये हो गया डोपामाइन। अब यहां से एक पॉइंट याद रखना, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में डोपामाइन की कमी हो जाए तो उस स्थिति से बुजुर्गों में एक बीमारी होती है जिसे कहा जाता है पार्किंसंस। बुजुर्गों में एक बीमारी होती है जो कहलाती है पार्किंसंस। आपने देखा होगा बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, बहुत रेयर है, ऐसा बहुत देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी देखने को मिलती है। बुजुर्ग जब हो जाते उनका पूरा शरीर कपता रहता है, हमेशा वो पूरे तरीके से ऐसे हिलते रहेंगे, बात करें चाहे कुछ, यदि वो कुछ हाथ में पकड़े तो भी हिल रहे हैं, उनका पूरा शरीर कपता रहता है। तो वो जो है वो डोपामाइन की कमी के कारण हो जाता है। लेकिन कब? जब उम्र बढ़ती है, जब उम्र बढ़ने के कारण होता है, जब बुढ़ापा आ जाता है ना, उम्र बढ़ जाती है विद एजिंग, तब जो होता है उसे अपन कहते हैं पार्किंसंस।
लेकिन आप देखना ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, उनके भी शरीर ऐसे कपने लगते हैं, हाथ पैर कपने लगते हैं। उसका भी यही कारण होता है कि अब उनका शरीर जो है वो डोपामाइन के लिए नशा चाहता है, एडिक्शन चाहता है, वो मिल नहीं रहा है तो डोपामाइन कम है तो उनके भी हाथ पैर हिलने लगे। देखना जो शराब पीता है उसके हाथ ऐसे हिलते हैं। कभी बहुत अच्छे शराबी नशेड़ी से मिलो आप तो देखना वो गिलास पकड़ोगे तो ऐसे उसके हाथ हिलते हैं। तो उसके शरीर में भी किसकी कमी होती है? डोपामाइन। और देखना इसलिए जो शराबी व्यक्ति है, जो बहुत ज्यादा नशा करता है, जो बहुत ज्यादा गुटखा खाता है या नशा करता है, वो देखना हमेशा गुस्सा में रहता है, वो चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा रहता है, बिल्कुल हमेशा आतुर रहता है लड़ने के लिए, बहस करने के लिए, मारपीट के लिए। इसीलिए कि नशा पानी वो कर रहा है क्योंकि उसके शरीर में डोपामीन नहीं बन रहा, खुश नहीं है वो, तो वो ये सब हरकतें करता है। ठीक, तो डोपामाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उम्र बढ़ने के साथ डोपामाइन कम हो जाए तो जो बीमारी होती है उसे कहते हैं पार्किंसंस। और इसी पार्किंसंस के लिए WHO प्रति वर्ष 22 जुलाई को चलाता है अवेयरनेस या जागरूकता अभियान। और इसी जागरूकता अभियान को अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड ब्रेन डे, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। लेकिन ऑफिशियली आपको याद रखना है कि 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व पार्किंसंस दिवस। ठीक, तो सीधे सीधे याद रखेंगे पार्किंसंस का संबंध किससे होता है? डोपामाइन से। चलिए अब इसके दूसरे हार्मोन की बात करें। इसका जो दूसरा हार्मोन है उस दूसरे हार्मोन का नाम है एसिटिल कोलीन। शायद ये नाम कम सुना हो, एसिटिल कोलीन। ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन का संबंध होता है हमारी याददाश्त से, हमारी मेमोरी से, या ये सीधा सीधा इसका संबंध होता है याददाश्त से। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जो बाकी जैसे हार्मोन्स और बाकी चीजें शरीर की इफेक्ट होती हैं, वैसे ये हार्मोन का निर्माण भी कम हो जाता है। इसलिए आप देखना उम्र बढ़ने के साथ साथ जो मनुष्य होता है उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, क्योंकि किसका निर्माण कम हो गया है? एसिटिल कोलिन। लेकिन कुछ लोगों में एसिटिल कोलिन बहुत कम हो जाता है, उनकी याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है। तो उसकी स्थिति में या इस एसिटिल कोलिन की कमी होने पर जो बीमारी होती है, उस बीमारी को कहा जाता है अल्जाइमर। शायद नाम सुना हो, अल्जाइमर। मान लो ऐसा नाम नहीं सुना तो मूवी में आजकल बड़ा ये दिखाते हैं कि बुजुर्गों को अल्जाइमर है। जैसे आपने विकी कौशल की मूवी देखा होगा, उड़ी जो थी, उड़ी मूवी थी, उसमें उसको मम्मी की ये बीमारी थी। बहुत सारी मूवी में आजकल दिखाते हैं, अलग अलग स्टेज होती है, 1 2 3 4 5, है ना। धीरे धीरे आदमी अपने रिलेटिव, रिश्तेदार सबको भूल जाता है। मतलब मस्कुलर एक्टिविटी उसको याद रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप सोचो सांस लेना भूल गया और मर गया, ऐसा नहीं। सांस लेना उसको याद रहेगा, वो सामान को उठा के पकड़ेगा, पानी कैसे पीना उसको पता है ना, कब क्या करना है। मस्कुलर एक्टिविटी, मस्कुलर मेमोरीज उसको रहेंगी। लेकिन जैसे किसी को याद रखना कौन क्या है वो नहीं याद रहता। जब स्टेज बहुत बढ़ जाती है ना अल्जाइमर की, तो फिर तो अपने खुद के ही मतलब बेटे या आसपास जो है वो कोई याद नहीं होता। बुजुर्गों को देखना, जो 90 प्लस जो बुजुर्ग हो गए होंगे, उनके बहुत सारे लोगों में ये बीमारी होती है। आप देखना कि वो भूल जाते हैं, उनको तुरंत बताओ कुछ देर में भूल जाते हैं, नहीं याद रहता, या बार बार उसी बात को पूछते हैं, या किसी पुरानी बात को याद करके और बार बार पता चला खुद ही रोने लगे। खुद बात कर रहे हैं, खुद ही बात आते बताते रोने लगे, खुद पुरानी चीज 10 20 50 साल पुरानी याद करें, खुद बता रहे हैं, खुद रोने लगे, फिर एकदम से हंसने लगे, फिर नॉर्मल हो गए। तो ये जो कंडीशन आपने बहुत सारे बुजुर्ग में देखा होगा, 90 के बाद, 85 के बाद, तो ये जो कंडीशन है एक बीमारी होती है, उस बीमारी को कहते हैं अल्जाइमर। और ये जो अल्जाइमर बीमारी है जिसमें याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है, ये एसिटिल कोलिन हार्मोन की कमी से होती है। ठीक है, अब ये तो इतनी बड़ी बीमारी है तो इसकी जागरूकता भी मनाई जाती है। तो भैया इसके लिए भी WHO प्रति वर्ष 21 सितंबर को, वो 22 जुलाई था,
और ये क्या है, प्रतिवर्ष 21 सितंबर को WHO इसकी अवेयरनेस या जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाता है। ये अल्जाइमर से मुक्त करना है। अच्छा खान पान खाओ, अच्छा खाना खाओ, योगा करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, प्राणायाम करो, घूमो फिरो, मस्त रहो, तो ये क्या होगा, ये जो है इसकी कमी नहीं होगी, तो ये वाली स्थिति नहीं होगी। तो जागरूकता बनाई जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर। ठीक, तो यहां पर अपन ने न्यूरॉन और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको यहां पर अपन ने डिटेल में समझ लिया कि न्यूरॉन क्या है, कैसे काम करता है, कैसी क्या कहानी है, और जो भी इससे रिलेटेड था उसको अपन ने क्या किया, पढ़ लिया। ठीक, तो न्यूरॉन के फैक्ट कुछ जल्दी जल्दी अपन रिवाइज करते हैं, पॉइंट याद रखो। न्यूरॉन का सबसे पहले वह हिस्सा जो इंफॉर्मेशन या सिग्नल को लेता है वो कहलाता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से सिग्नल आते हैं सेल बॉडी में, साइटोन जिसे कहते हैं, उस सेल बॉडी से आते हैं एक्सॉन में, और एक्सॉन से आते हैं एक्सॉन टर्मिनल में, या जिसे अपन कहते हैं नर्व एंडिंग। प्रत्येक न्यूरॉन में सोडियम पोटेशियम पंप चलता है जो कि इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, और हमारे शरीर में सूचना इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। नर्व तंत्रिकाएं जब भी किसी सूचना को लेकर जाएंगी तो वो जिस फॉर्म में लेकर जाती हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, फिर इलेक्ट्रॉन जो हमारे शरीर में चलते हैं उन इलेक्ट्रॉन का वेग, बोले तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नर्व में चल रहे हैं उनका होता है 170 से 300 मीटर पर सेकंड। जब सामान्य अपन काम कर रहे हैं, न्यूरॉन्स नॉर्मल जब काम कर रहे हैं तो वो होते हैं 170 मीटर पर सेकंड। लेकिन मान लो जब हम रिफ्लेक्स एक्शन कर रहे हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कर रहे हैं, तो उस समय इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 300 मीटर पर सेकंड। इसलिए इनकी स्पीड कितनी होती है, 170 से 300 मीटर पर सेकंड हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन का वेग होता है। ठीक, फिर वह हिस्सा जहां दो या दो से अधिक न्यूरॉन जुड़ते हैं सिनेप्स कहलाते हैं। सिनेप्स में एक लिक्विड होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जाने में मदद करता है, उस लिक्विड को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत का अच्छा चालक होता है, इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाता है। इस न्यूरोट्रांसमीटर में दो हार्मोन होते हैं, डोपामाइन और एसिटिलकोलिन। डोपामाइन को कहा जाता है हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का हार्मोन। इसकी कमी होने पर हमें जो बीमारी होती है वो होती है पार्किंसंस, और पार्किंसंस की जागरूकता के लिए विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को, प्रतिवर्ष WHO मनाता है, और 22 जुलाई को ही हम क्या मनाते हैं, विश्व मस्तिष्क दिवस। दूसरा हार्मोन है एसिटिलकोलिन, जिसका संबंध हमारी याददाश्त से होता है। याददाश्त के कमजोर होने पर जो बीमारी होती है उसे अल्जाइमर कहते हैं, और अल्जाइमर की जागरूकता के लिए विश्व अल्जाइमर दिवस, वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है 21 सितंबर। तो ये कहानी थी न्यूरॉन की, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और न्यूरॉन कैसे काम करता है। आपको जो भी डाउट इस टॉपिक पे लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहें, मॉक टेस्ट देते रहें, अच्छे अच्छे पेपर लगाते रहें, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।